हेलो स्टूडेंट, आई एम रहना शुक्ला। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं कि पीछे निबंध लिखा हुआ है, तो आज का जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है निबंध। ठीक है, निबंध निबंध मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध को मैंने बता दिया है कौन कौन से निबंध है जो कि बोर्ड बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप लोग यदि पुरानी वाली क्लास निबंध की नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइए और निबंध को देखिए कौन कौन से निबंध बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज मैं बताऊंगी ट्रिक, निबंध लिखने का ट्रिक। निबंध को रटा नहीं जाता है, निबंध को रटा नहीं जाता है। देखिए, जो क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट तो है ही, और जो क्लास 11 वाले देख रहे हैं, 12 वाले देख रहे हैं, देखिए 9th क्लास में निबंध पूछा जाता नहीं है। 9th क्लास में निबंध नहीं पूछा जाता है, 11th क्लास में और 12th क्लास में और 10th क्लास में निबंध पूछा जाता है। 10th क्लास में जो निबंध होता है वो कम मार्क्स का होता है। जो 11th या 12th क्लास है उसमें निबंध में दो नंबर प्लस हो जाते हैं, यानी जो क्लास 10th में है वो 7 नंबर का पूछा जाएगा निबंध, जो क्लास 11th और जो 12th है उसमें 9 नंबर का पूछा जाएगा क्या, निबंध। तो निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए निबंध किस प्रकार से लिखना है। 3 पेज, देखिए 3 पन्ना यानी 6 पेज लगभग लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। इतना कोई भी मतलब कि याद नहीं कर पाएगा। देखिए रटने में कितना रटोगे फिर भूल जाओगे, अच्छे से अच्छे नहीं लिख पाओगे। लेकिन लिखने की कला क्या होती है, यदि आपके पास लिखने की कला है, लिखने की कला का नॉलेज आपके पास है तो आप चाहे जितना लिखने के लिए कह तो आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक, उसका जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा होगा। तो निबंध को किस प्रकार से हम लिखेंगे, देखिए किसी भी निबंध को लिखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, निबंध जैसे हमारे एग्जाम में निबंध आएगा तो हम देखिए मिड हेडिंग डालेंगे। ठीक, क्या निबंध। ओके, पहले प्रश्नोत्तर संख्या तो लिखेंगे, लास्ट में जो प्रश्नोत्तर संख्या होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद में हम ब्लू स्केच का यूज करेंगे, लिखेंगे निबंध। ओके, फिर निबंध के बाद में हम डालेंगे रूपरेखा। देखिए रूपरेखा हम बीच में डालेंगे, रूपरेखा। ओके, रूपरेखा। उसके बाद में किसी भी निबंध लिखने के लिए चार जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट। देखिए निबंध को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 4 पॉइंट किसी भी निबंध। ठीक है, एक निबंध याद कर लेंगे, 2 निबंध याद कर लेंगे, 3 निबंध याद कर लेंगे, कितने निबंध याद कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास मेथड, हमारे पास उसके निबंध को लिखने का प्रेजेंटेशन या मतलब प्रेजेंटेशन करने का जो स्किल है हमारे पास है, लिखने का स्किल, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे जो आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए निबंध से। तो रूपरेखा, तो चलिए हम रूपरेखा डालेंगे। ओके, रूपरेखा में हम हेडिंग्स लिखेंगे। कम से कम, देखिए कम से कम 5 हेडिंग बनाना ही बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 हेडिंग बनाना है। उससे ज्यादा आप बना सकते हैं, आपके पास टाइम है तो बना लीजिए, अपने हिसाब से लिख। लेकिन अगर आपको फुल में फुल मार्क्स अचीव करना है इसमें निबंध में, तो आपको 5 हेडिंग तो कम से कम बनाना है। और 5 हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। ओके, प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे। फिर इसके बाद में मुख्य भाग। अब देखिए वहां पर हेडिंग में मुख्य भाग नहीं डालना है, हम आप लोग समझा रहे हैं कि प्रस्तावना तो इंपॉर्टेंट है, प्रस्तावना हेडिंग डालना है, लेकिन मुख्य भाग यानी देखिए मुख्य में क्या, मुख्य भाग में यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे मतलब कि कारण, जो हेडिंग्स हमारा है उसी के साथ कारण लिख देंगे। ठीक, लाभ क्या हानि। फिर उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पर प्रभाव। मिड हेडिंग बने, मतलब देखिए हमारा जो तीसरा मतलब है, इसे 3 हेडिंग्स बने। फर्स्ट हमारा प्रस्तावना तो बनेगा ही। ठीक, उसके मुख्य भाग
उसके जो मुख्य भाग मतलब कहना क्या चाह रहा है, जो निबंध हमारा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। कारण लिखेंगे, लाभ या हानि लिखेंगे, प्रभाव, जिस प्रकार से हमारा जो टॉपिक होगा उसी प्रकार से लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में ये जो हमारा पॉइंट है इसमें देखिए ये नहीं लिखेंगे हम, ये नहीं लिखेंगे इसमें, यहाँ पर ये 3 हेडिंग्स बनाएंगे। ओके, ये 3 हेडिंग बनाएंगे, एक ही हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 4। फिर लास्ट में हम लिखेंगे उपसंहार। फिर सबसे लास्ट में हम लिखेंगे महत्वपूर्ण वाक्य या पंक्ति या दोहा जो आपको सुसज्जित करे आपके निबंध को, उसको लिख देंगे। ओके, देखिए ये हमारे हेडिंग्स नहीं है, मैंने क्या बताया, ये हमारे हेडिंग्स नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है किसी भी निबंध को लिखने के लिए। ओके, किसी भी निबंध को लिखने के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम रूपरेखा बनाएंगे, उसके बाद में प्रस्तावना लिखेंगे, फिर उसके बाद में 3 हेडिंग्स इसके बीच बनाएंगे। अब 3 हेडिंग कैसे बनाएंगे, देखिए 3 हेडिंग्स हम जो हमारा जो टॉपिक होगा, जो निबंध होगा, उसी के आधार पर 3 हेडिंग बना देंगे बीच में। ठीक, जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि विज्ञान अभिशाप या वरदान, यहाँ पर बना देंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में एक हेडिंग हो जाएगा, विज्ञान वरदान के रूप में एक हेडिंग हो जाएगा, विज्ञान के दुष्प्रभाव, ठीक, वो लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में हम यहाँ पर उपसंहार बना देंगे। उपसंहार में क्या है कि पूरी, देखिए उपसंहार मतलब क्या, पूरा निबंध के बारे में क्या बताया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, पूरे निबंध का जो एक सार होता है, ठीक, उसको उपसंहार में लिखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण वाक्य यानी इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि दोहा को तैयार कर लेंगे, पंक्तियों को तैयार कर लेंगे, ठीक, किसी श्लोक को तैयार कर लेंगे, और उसको सबसे लास्ट में तो लिखेंगे ही, लेकिन बीच बीच में हम अच्छे से ब्लैक स्केच का यूज करके लिखेंगे निबंध, तो एग्जामिनर पर जो प्रभाव हमारा होगा वो अच्छा जाएगा। जो एग्जामिनर होगा वो आपकी जो कॉपी होगी उसको देखेगा, तो सबसे पहले रूपरेखा देखेगा, रूपरेखा प्रस्तावना उपसंहार पे इंपॉर्टेंट है, बीच के पार्ट को नहीं पढ़ेगा, बीच के पार्ट को केवल आपकी हेडिंग्स को देखेगा। ठीक, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, बीच की जो हेडिंग्स होगी उनको देखेगा। उसके बाद में उपसंहार, उसके बाद में वो देखेंगे कि आपने जो पंक्तियां लिखी हुई है बीच में, जो दोहा लिखा है, श्लोक लिखा है, ठीक, उसको किस प्रकार से लिखा है, वो सही है, वो देखने में अच्छा लगेगा। आपकी जो ब्लू पेन के बीच में ब्लैक पेन का यूज होगा तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक, कॉपी देखने में अच्छी लगेगी। ये इम्पोर्टेंट मतलब की बात है, मोस्ट मतलब की टॉपिक है कि इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक, किसी भी निबंध को लिखते समय। ओके, अब इतना इम्पोर्टेंट, अब देखिए इसमें रखने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहे जो भी ले लो, चाहे विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। देखिए हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। स्वदेश प्रेम, मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस, प्रदूषण तथा प्रदूषण के प्रकार, विज्ञान वरदान या अभिशाप के रूप में, उसके बाद हमारा भ्रष्टाचार,
आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, लास्ट हमारा है कि अनुशासन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो निबंध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मैंने आपको बताया कि इसके अलावा भी अगर कोई निबंध आएगा भी इसी में से कोई एक आएगा, उसको रट के मत जाइए। इसमें केवल क्या देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना बनाना है, 20 के पार्ट को लिखना है, हेडिंग्स बनाना है, इसके जो निबंध के जो हमारा टॉपिक है निबंध का उसी के आधार पर 20 वाली हेडिंग बना लेना है। उसके लास्ट उपसंहार को लिखना है और बीच बीच में कोटेशन को डाल देना है, दोहा शायरी, दोहा या मतलब देशभक्ति शायरी। उसके बाद में कविताओं की जो पंक्तियां होती हैं उन्हें लिख देंगे बीच बीच में। जो महत्वपूर्ण जो वाक्य हैं, जो कथन है, मुहावरा है, उसको लिख देंगे तो आपको जो मतलब कि निबंध अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्वदेश प्रेम है, मेरी प्रिय पुस्तक श्री रामचरितमानस है, प्रोड्यूसर तथा प्रोड्यूसर के प्रकार है, विज्ञान वरदान या अभिशाप के रूप में, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, अनुशासन। देखिए स्वदेश प्रेम हमारा आ जाएगा। स्वदेश प्रेम को निबंध को कैसे लिखेंगे? स्वदेश प्रेम सबसे पहले बड़ी हेडिंग बनाएंगे, स्वदेश प्रेम। देखिए अब लिखकर नहीं बताएंगे, इतने मैंने बता दिया। अब आप लोग ध्यान से सुनिए, स्वदेश प्रेम, यहाँ पर निबंध लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, उसके बाद में डालेंगे ब्लू स्केच से स्वदेश प्रेम, निबंध का जो नाम स्वदेश प्रेम डालेंगे। उसके बाद रूपरेखा बनाएंगे, रूपरेखा में सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में लिखेंगे सबसे पहले, किससे स्टार्ट करेंगे? श्लोक से, कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी से। इसको हम ब्लैक पेन से लिखेंगे कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जो हमारी माता है तथा मातृभूमि है उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। ठीक, उसके देखिए इसके बाद ये लिखेंगे कथन, उसको लिखेंगे कि इसका तात्पर्य यह है कि, अपने हिसाब से लिखें, इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जो मतलब कि माता है तथा जो मातृभूमि है उन्हें स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। ठीक, इतना मतलब हेडिंग बनाएंगे, इतना रूपरेखा में लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि स्वदेश प्रेम के बारे में लिख देंगे जो लिखना होगा। ठीक, वहां सेकेंड हम हेडिंग डालेंगे कि स्वदेश प्रेम, देशभक्तों की कामना। ठीक, वहां हेडिंग डालेंगे देशभक्तों की कामना। देशभक्तों की कामना क्या है? जैसा कि देशभक्तों की कामना क्या है कि एक फूल के माध्यम से, एक पुष्प के माध्यम से इस देश के प्रति वो अपनी भावना कैसे व्यक्त कर रहा है, पुष्प के माध्यम से। जैसे पुष्प कह रहा है कि, देखिए इस तरह लिखेंगे, पुष्प कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। फिर उसके बाद लिखना, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखना, फिर बनाना एक मतलब कि उसी में देशभक्तों की कामना में लिखना कि एक सिपाही की चाह क्या है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है, नितहा खाप कर रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो हिम्मत में जी लेता है, काप काप कर वह भी अपने देश के लिए कर देता है प्राण निछावर। ठीक, उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। उसके बाद उसको भी थोड़ा डिटेल से टोटल लाइन लिखेंगे। ठीक, उसके बाद में लिखेंगे कि मतलब कि हमारे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर देशभक्त के, देश के प्रति क्या भावना है। ठीक, जैसे कि उसके बाद लिखेंगे मतलब प्रसिद्ध जो हमारे कवि हुए, लेखक मैंने, उन्होंने किस प्रकार स्वदेश प्रेम का वर्णन किया है। जैसे ठीक, उसके बाद में हम जैसे कि उसके बाद में लिखेंगे उपसंहार के बारे में लिखेंगे। ठीक, उपसंहार में लिख देंगे कि यदि हम अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे, देखिए यदि हम अपने देश के प्रति प्रेम करेंगे, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होगी तो हम अपने देश के प्रति अच्छा कार्य करेंगे। ठीक, और अगर हमें देश के प्रति प्रेम नहीं है, देश प्रेम की भावना नहीं है हमारे अंदर, तो हम आतंकवाद भी बन सकते हैं, हम गलत राह पर भी चल सकते हैं। तो अच्छा कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर देश प्रेम की भावना होना चाहिए। ठीक, इस तरह लिखेंगे महत्वपूर्ण वाक्य, जैसे मैंने बताया पंक्तियां लिख देंगे, ये सब लिख देंगे। इस तरह मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस, इसके बारे में भी लिख देंगे। यहाँ बना देंगे कि मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस। ठीक, उसके बाद लिखेंगे रूपरेखा में लिखेंगे कि रामचरितमानस का परिचय लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में लिख देंगे कि इसमें रामराज की परिकल्पना की गई है, उसके बारे में लिख देंगे। ठीक, इस तरह से हम लिख देंगे, हेडिंग बना देंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे जैसे
प्रोड्यूसर तथा प्रोड्यूसर प्रकार इसमें बना देंगे। प्रोड्यूसर के बारे में लिख देंगे, प्रोड्यूसर की परिभाषा डाल देंगे, प्रोड्यूसर के प्रकार बता देंगे, जैसे जल प्रोड्यूसर, वायु प्रोड्यूसर, धन प्रोड्यूसर। इसके बारे में लिखेंगे। देखिए जो मैं 20 की हेडिंग से इसी के हिसाब से बना लेना। और किसी भी निबंध को लिखने के लिए इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निबंध को रटिए नहीं, निबंध को रटा नहीं जाता है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश, किसी भी टॉपिक को रटिए नहीं, अच्छे समझिए, वो आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक, आपके अंदर जो लिखने की जो स्किल है उसको डेवलप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए और अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से बनाइए। मेरी भी हैंड राइटिंग नहीं बनती इतनी अच्छी, लेकिन लिखने का जो तरीका है अच्छे से लिखिए। मैं इतना ही मतलब बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि दूर लिखिए, साफ साफ लिखिए और हेडिंग बनाकर लिखिए। तो आपकी जो हैंड राइटिंग नहीं बन रही है, लेकिन अगर आप दूर लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर और आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे। इसी के साथ में इस सेशन को एंड करती हूँ। यदि आप लोगों को ये इसके बारे में समझ में आया होगा तो, या यदि ये सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज सपोर्ट करते रहिए और थोड़ा प्यार देते रहिए हमारे इस छोटे से परिवार को, इस छोटे से चैनल को, ताकि आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाते रहिए इसी तरह से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।